हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग चैप्टर 2 ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के अंदर जितने भी फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं वो चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर को मैंने पॉइंट्स में समझा रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेस्ट रहेगा, नोट्स फटाफट इससे बन जाएंगे। रिवीजन के टाइम पे ये पॉइंट्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर भी हो जाएंगे। तो इस चैप्टर की जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं ऐसे आप भी नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, देख देख के आराम आराम से, ठीक है। साथ ही साथ अब हम चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की, तो इंडिया के अंदर कुल मिला के 6 फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। इन सबको अगर हम मैप में देखें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले आता है माउंटेन की बात करें, नॉर्दर्न माउंटेन की, तो यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन हमें देखने को मिलता है। नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन स्ट्रेच्ड है। डेजर्ट की बात करें तो ये जो येलो पार्ट है यहाँ पे डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। पेनिसुलर प्लेटू की बात करें तो हमें ये जो हमारा ऑरेंज पार्ट है यहाँ पे पेनिसुलर प्लेटू देखने को मिलता है। कॉस्ट की बात करें तो ये जो ब्लैक कलर में है यहाँ पे पूरा कॉस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है ना। आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा पर मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हमें, यहाँ पे कौन सा लक्षद्वीप पाया जाता है और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, अंडमान और निकोबार देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमारे फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के अंदर, तो इन्हीं की चैप्टर स्टडी करेगा। जैसे माउंटेन्स के बारे में बताएगा, प्लेन्स के बारे में जानकारी देगा, डेजर्ट के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की। तो हमें देखने को, अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो ये माउंटेन्स हमें नॉर्थ के इलाकों में देखने को मिलता है। अगर आप कहो तो हमें ये नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है, नॉर्थ में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में फैला पड़ा है। जैसे आप ये देख सकते हो कि पूरा जो हमें यहाँ पर ये माउंटेन्स ही हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, अगर हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो एक यंग माउंटेन है। यंग माउंटेन का मतलब ये अभी जल्दी बने, और यहाँ पे जल्दी का मतलब होता है 1000-2000 साल हो चुके हैं। क्लियर। ये अभी यंग माउंटेन्स है। ये वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा अभी, ठीक है, कि ये रहा हमारा वेस्ट, ये वेस्ट का इलाका, ये रहा ईस्ट का इलाका, ये रहा। हो सकता है आप लोगों को दिख ना रहा, तो अब मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। तो ये इस वे में कर, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में हमें ये हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये इंडस से ब्रह्मपुत्र तक स्ट्रेच है। अब इंडस जो रिवर है वो यहाँ से, देखो यहाँ पे दिखते हैं ना ये इंडस, ये देखो यहाँ पे थोड़ा और मैं डार्क कर दूँ, ठीक है। ये इंडस यहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे पाई जाती है, इस साइड पाई जाती है, दूसरी साइड, ठीक है। तो यहाँ तक स्ट्रेच हमें देखने को मिलता है। ये साथ ही साथ एक आर्क फॉर्म करते हैं। आर्क आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने डायग्राम बनाए होंगे ना कभी ज्योमेट्री में। तो ये जो ऐसा, इसे हम आर्क कहते हैं। तो आप देखो आर्क कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये एक आर्क की तरह ही तो है ना, उल्टा करके देखोगे तो एक आर्क की तरह तो हमें देखने को मिल रहा है, ये है। साथ ही साथ अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो 2400 किलोमीटर है, पूरा का डिस्टेंस 2400 किलोमीटर है। अगर इसके विड्थ की बात करें तो 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। क्योंकि ऊपर के इलाकों में देखोगे तो आपको ये विड्थ यहाँ पर, एक मिनट इसे हटा आप लोग, तो अगर हम विड्थ की बात करें तो ऊपर आप देखोगे कि इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इस इलाकों में विड्थ ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे करके इसकी विड्थ क्या हो रही है, कम होते जा रही है। तो आप कश्मीर के साइड कह सकते हो कि इसकी विड्थ ज़्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश की साइड इसकी जो विड्थ होती है हमें कम देखने को मिलती है, जो कि मेंशन भी किया गया है यहाँ पर। माउंटेन्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम दो पार्ट्स में इन माउंटेन्स को डिवाइड कर सकते हैं। जो हिमालयन माउंटेन्स है, अगर हम इसे डिवाइड करके समझना चाहें और अच्छे तरीके से, तो हम माउंटेन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में माउंटेन्स कौन कौन से पाए जाते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर हम माउंटेन्स को समझना चाहें तो उस वे में भी हम समझ सकते हैं। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट हिमालयंस की बात करें तो ये हमें कुछ यहाँ देखने को मिलता है, ऐसे डिवीजन होगा कि वेस्ट यहाँ है हमारा, ईस्ट इधर है। तो इस डायरेक्शन में कहने का मतलब ये ईस्ट। तो ऊपर मैंने बना दिए, तो यहाँ पे कौन से माउंटेन्स है, इधर कौन से माउंटेन्स है, इनका क्या नाम है, इनका क्या नाम है, और इनके क्या क्या फीचर्स है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी बस केवल समझ लो कि वेस्ट से ईस्ट डिवीजन में यहाँ पे माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं।
लॉन्गिट्यूडनल की डिवीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिवीज़न किया जाता है। वहाँ पे तो हमें ऐसे-ऐसे देखने को मिला कि इस इलाके में जो माउंटेन्स होगा उसको अलग नाम से, इस इलाके में माउंटेन होगा उसे और इस इलाके में लेकिन यहाँ पर इस तरीके से होता है डिवीज़न अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ये इधर ऐसे, ठीक है? कि इस यहाँ पे जो माउंटेन्स होंगे उनको अलग नाम से जाना जाएगा, यहाँ पे जो माउंटेन्स होगा उनको अलग नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे भी है, तो इसको अलग नाम से जाना जाएगा और यहाँ पे हमने कैसे समझा कि यहाँ पर ऐसे रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस इलाके में जो रहेगा उसका क्या नाम रहेगा इस इलाके में, तो ये डिफ़रेंस है ईस्ट टू वेस्ट में और लॉन्गिट्यूडनल में। तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल को हम समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जैसे कि हमने समझा कि ऐसे-ऐसे होता है, ठीक है? इसमें भी 3 पार्ट कर रखा है। तो सबसे पहले कहा है द ग्रेट या फिर इनर या फिर हिमाद्री, ये तीनों ही एक ही नाम है और इन तीनों के नाम याद आप कर लेना कि इनके नाम क्या है, द ग्रेट हिमालयज़ या फिर इनर हिमालयज़ या फिर हिमाद्री। ये तीनों ऊपर के पार्ट में पाए जाते हैं। ये रहा हमारा इधर, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा इसको अगर हम करें तो हिमाचल या फिर लेसर हिमालय यानी जो नीचे का हिस्सा है इस ये वाला ये दूसरा वाला, यहाँ पे जो भी हिमालयस पाए जाते हैं उन्हें हिमाचल या फिर लेसर हिमालय कहा जाता है। और थर्ड यानी ये वाला जो हिस्सा हमारा रहा ये थर्ड वाला, इस हिस्से में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं ये शिवालिक्स कहलाए जाते हैं। तो इस वे में डिवाइड किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स होंगे वो डिफरेंस होंगे। ये तीनों में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे तभी इन्होंने डिवाइड कर दिया। अगर तीनों ही एक जैसे ही होते, तीनों में फीचर्स एक जैसे होते तो एक ही नाम होता। लेकिन ये तीन क्यों अलग-अलग नाम है? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स होंगी वहाँ पे वेरिएशंस होगा, अलग फीचर्स होगा। इसी वजह से इन लोगों ने इसको 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर हम देखें तो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट द ग्रेट और इनर हिमालयज या फिर हिमाद्री, ये तीनों ही एक ही नाम है। इनको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें लॉफिएस्ट पीक्स पाए जाते हैं, लगभग 6000 मीटर एवरेज के यहाँ पर हमें माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। अगर आप हिमाद्री चले जाओ तो यहाँ पर आपको ये तीनों एक ही नाम है, अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ग्रेट, इनर हिमालयज, हिमाद्री, ये तीनों एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, एक चीज के कई नाम, ऐसा समझ लो। तो 6000 मीटर एवरेज के यहाँ पर हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सारे प्रोमिनेंट पीक्स है यानी जितने भी माउंटेन्स जो ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं वो इन हिमाद्री, इनर हिमालय या ग्रेट में मिल जाएंगे आप लोगों को। ये असिमेट्रिकल है नेचर के, मतलब इनका कोई शेप नहीं, क्योंकि माउंटेन्स कोई ऐसा थोड़े ना एकदम फिट टू फिट रहेंगे, ऐसा नहीं होता। कहीं बहुत छोटे हैं कहीं बड़े हैं, इस तरीके से एसिमेट्रिकल है, ठीक है? आड़े टेढ़े मेढ़े ऐसा। साथ ही साथ अगर इसके कोर की बात करें तो ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। इसका जो कोर है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। और यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ ग्लेशियर्स देखने को मिलेगा। क्लियर? आपको यहाँ पे ग्लेशियर्स देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट से इसका कोर बना हुआ है, प्रोमिनेंट पीक पाए जाते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे माउंटेन्स की हाइट की बात करें तो लगभग 6000 तक यहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है, 6000 मीटर तक की हाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे जिसे हिमाचल या फिर लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो रेंजेस की अगर हम बात करें, हिमाचल या लेसर हिमालय जो बना है वो अल्टर्ड रॉक से बना, ये रॉक का ही एक प्रकार है, इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना समझ लो। और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि एग्जाम में उतना डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि अल्टर्ड रॉक क्या है, क्या इसके फीचर्स होते हैं वगैरह वगैरह। बस इतना समझ लो, हिमाचल और जो लेसर हिमालय है यहाँ पे हमें ये कंपोज बने हाईली कंप्रेस एंड अल्टर्ड रॉक से ये बने, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस दबाए हुए अल्टर्ड रॉक से यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे हाइट की बात करें तो 3700 टू 4500 मीटर की यहाँ पर हमें माउंटेन्स देखने को मिलेगी, एवरेज हाइट, कुछ बड़े भी कुछ छोटे भी, ठीक है? विड्थ की बात करें तो कितने चौड़े हैं? ये 50 किलोमीटर तक के हमें यहाँ पे विड्थ देखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जो यहाँ पे मिलते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो पीर पंजाल रेंज है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्गेस्ट भी है, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट भी है। धौलाधर और महाभारत रेंज ये भी एक इम्पॉर्टेंट में आते हैं। तो पीर पंजाल लॉन्गेस्ट रेंज है यहाँ पर, साथ ही साथ धौलाधर महाभारत रेंज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। रेंज क्या होता है? जैसे माउंटेन्स है तो ये माउंटेन्स का जो सीक्वेंस है ना इसको रेंज कहा जाता है। जैसे ऐसे लाइन में लगे पड़े हैं तो उसे हम कह देंगे रेंज है। क्लियर? इतना चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
यहाँ पे हमें फेमस वैलीज भी देखने को मिलती है कश्मीर की, जैसे कि कांगड़ा हो गई, कुल्लू वैली आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश सुना होगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग अपनी छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। क्लियर। अब थर्ड नंबर पे आता है शिवालिक का, जो एकदम बाहर रहता है। हमने 3 पढ़े थे, ठीक है। ये सबसे नीचे जो हमें देखने को मिलता है वो शिवालिक देखने को मिलता है। इसकी जो विड्थ होती है वो 10 से 50 किलोमीटर तक की विड्थ होती है। हाइट जो होती है वो 1100 से 900 मीटर तक की हमें एवरेज हाइट देखने को मिलती है। और ये जो रेंजेस है बने हुए हैं किससे, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स या फिर जिन्हें सॉफ्ट रॉक्स भी कहा जाता है, उससे बने। तो ये अगर आप ज्योग्राफी के बारे में और कुछ बहुत बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से और समझ पाओगे। तो अभी इतना समझ लो कि ये सॉफ्ट रॉक्स या फिर अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं। ये जो वैलीज की अगर हम बात करें तो ये ग्रेवल और एलुवियम से कवर्ड है। किससे, ग्रेवल और एलुवियम से कवर्ड है। तो इन शिवालिक के अंदर मतलब पत्थर भी आपको देखने को मिलेगी, मिट्टी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को अभी दोबारा समझाने जा रहा हूँ अगेन, मतलब नए तरीके से। लेसर हिमालय और शिवालिक्स, लेसर हिमालय अभी हमने पढ़ा था ये वाला, लेसर हिमालय और जो हमारा रहा शिवालिक्स, इसके जो बीच के जो हिस्सा होता है ना, वहां पे जो वैलीज पाई जाती हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सारे दून्स यहाँ पे मिलते हैं। अगेन मैं आपको समझाऊं, ये लेसर हिमालय है और ये रहा शिवालिक। इसके बीच में जो रेंजेस हैं वहां पे जो वैली पाई जाती हैं उनको दून्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो वैलीज पाई जाती हैं, जो घाटियां मिलती हैं, उनको दून्स के नाम से जाना जाता है। कुछ दून्स इंपॉर्टेंट है, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। तो अगर कोई कहे देहरादून का है तो आप बता सकते हो कि ये शिवालिका और लेसर हिमालय के बीच में है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल समझ लिया। अब हम समझते हैं दूसरा जो पॉइंट है वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन के ऊपर बात करते हैं। कि अभी तो हमने इस तरीके से समझा कि इस वे में किस हिसाब से ना, यहाँ पे जो हिमालय पाया जाएगा वो क्या है, यहाँ पे जो है वो क्या है वहाँ। लेकिन अब इस तरीके से समझेंगे कि जैसे माउंटेन्स है, ठीक है, यहाँ से लेके माउंटेन्स है, तो यहाँ का जो हिस्सा है वो किस हिस्से में, इसको किस हिस्से के नाम से जाना जाएगा, इसको किस हिस्से के नाम से, ठीक है। ये तो इंडस और सतलज रिवर्स के बीच का जो पार्ट होता है, अगेन इंडस और सतलज रिवर्स के जो बीच का जो पार्ट होता है वहां पे जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उन्हें हम पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे। ठीक है। इसी तरीके से सतलज और काली रिवर के बीच, जैसे ये सतलज रिवर बह रही है और यहाँ काली रिवर बह रही है, तो इसके जो बीच के जो माउंटेन्स यहाँ पे जो रहेंगे उसको हम कुमाऊं हिमालयस के नाम से जानेंगे। सेम इसी तरीके से काली और कोसी रिवर के बीच में जो हमें माउंटेन्स देखने को मिलता है उन्हें हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। कोसी से तीस्ता रिवर के बीच में जो हमें हिमालय देखने को मिलता है वो सिक्किम हिमालय है। और असम हिमालय जो कि तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमालय पाया जाएगा वो असम, आपके बुक में सिक्किम हिमालय नहीं दिया गया है। ठीक है। सिक्किम हिमालय की जगह आपको नेपाल से लेकर सीधा ये यहाँ तक दिया गया है, तीस्ता रिवर तक दिया। तो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है। आप लोगों को बता दो यहाँ पे डेंस है, अलग अलग गाछ पाए जाते हैं। और एक चीज जरूरी है जो आप लोगों को समझना जरूरी है, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे कि माउंटेन्स यहाँ से तो सीधे सीधे चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहे ऐसे रहे, फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, माउंटेन्स यहाँ इस हिस्से में भी आ रहे हैं, ये इन हिस्सों में भी आ रहे हैं, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इन हिस्सों में भी माउंटेन्स है। जैसे ऐसे अगर नीचे में ऐसे तो चल रहे हैं तो उसके बाद ये मुड़कर इन हिस्सों में भी माउंटेन्स कवर हो गए हैं। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको मैं आप समझाता हूँ आप लोगों को। बियॉन्ड द दिहांगाज द हिमालय बेंड शार्पली ऑन द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया, दे आर नॉन एज द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स। पूर्वांचल, तो पूर्वांचल कहाँ रहा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा मैंने कहा ना मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद यहाँ पे भी माउंटेन्स कवर हो जाते हैं, यहाँ पे भी माउंटेन्स निकल आते हैं, तो इनको पूर्वांचल का हिस्सा कहा जाता है। पूर्वांचल माउंटेन्स या हिल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल हिल्स जो भी कह लो, इसे जाना जाता है। ठीक है। इस हिल्स के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट
मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन देखने को मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलता है, हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे बहुत सारी वैलीज भी देखने को मिलती है। पैरेलल वैलीज मतलब यहाँ पे भी वैलीज है, मतलब साथ साथ चलती हुई वैली, और यहाँ पे भी एक वैली चल रही है, ठीक है, तो साथ साथ आमने सामने है, ठीक है ऐसा। पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीजो हिल्स देखने को मिलती है। तो और भी हिल्स हैं, जैसे कि देखो गारो, खासी, जैंतिया, पतकई, नागो, मिजो, तो ये कुछ हिल्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे के का देखे तो ये रहा, ठीक है, एम का देखे तो मिजो हिल्स यहाँ पाया जाता है, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हिल्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन। अगर मैं नॉर्दर्न प्लेन की बात करूं तो आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के अंदर जितना भी ऑरेंज पार्ट कवर है, ये सारा का सारा नॉर्दर्न प्लेन को शो करता है, यानी इन जगहों पे हमें नॉर्दर्न प्लेन देखने को मिलता है। नॉर्दर्न क्योंकि प्लेन है तो कुछ प्लेन इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ आप उतना नहीं देखने को मिलेगा, सारी चीजें क्या है आपको प्लेन देखने को मिलती है। अगर नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन की बात करें कि नॉर्दर्न प्लेन बना कैसे है, तो इसको बनने में 3 मेन रिवर्स गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र का एक बहुत बड़ा रोल है। यानी गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र मिलकर ही नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्मेट करती है। और साथ ही साथ नॉर्दर्न प्लेन के अंदर हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। अब ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जो सॉइल होती है ना, इनकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है, टाइप्स होते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल भी होता है, रेड एंड येलो सॉइल भी होता है, लेटराइट सॉइल भी होता है, क्लियर। इनके अलग अलग फीचर्स भी होता है, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे। लेकिन अभी क्योंकि एलुवियल सॉइल आया है, तो आप इतना समझ लो कि नॉर्थ के इलाकों में, नॉर्थन प्लेन के अंदर एलुवियल सॉइल पाया जाता है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी ये देखने में होती है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको अभी बस इतना ही ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर हम नॉर्दर्न प्लेन के एरिया की बात करें तो ये लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का इसका एरिया हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 240 से 320 किलोमीटर तक का ये ब्रॉड है। ब्रॉड का मतलब इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, इसकी विड्थ की बात करें, 240 से 320 किलोमीटर तक इसकी विड्थ देखने को मिलती है। लंबाई लॉन्ग की अगर हम बात करें कितना लंबा है, तो ये 2400 किलोमीटर तक ये लंबा देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ एडिकेट वाटर देखने को मिलता है, पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है नॉर्दर्न प्लेन के अंदर। क्यों? क्योंकि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र पानी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। फेवरेबल क्लाइमेट भी हमें यह देखने को मिलता है कि नॉर्दर्न प्लेन का जो हिस्सा है, ना तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है। सब चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन ठीक ठीक एक कह सकते हो ना मीडियम वे में, ज़्यादातर हिस्सों में। ये भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। फेवरेबल क्लाइमेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जब ये दो चीज़ें हैं तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आप सभी को पता है कि फार्मिंग के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, और गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र ये तीनों ही रिवर्स पानी की कमी को पूरा कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। नॉर्दर्न प्लेन के हिस्से में आपको पता है हरियाणा आता है, यूपी आता है, पंजाब आता है, और भी जगह आते हैं, लेकिन 3 की अगर हम एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे खेती भी बहुत मेन एक्टिविटी के रूप में की जाती है और बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना है कि ऐसी जगहों पे लोग रहते भी ज़्यादा, ये इलाके डेंसली पॉपुलेटेड भी है। क्योंकि लोग, अगर आप और मैं बात करें तो हम लोग उस जगह पर नहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो। कभी कभी हम रह सकते हैं उस सिचुएशन में, जैसे कई जो लोग होते हैं वो ठंडी जगहों पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे 20 डिग्री, -20 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, 2 डिग्री, वो कभी। लेकिन हमेशा अगर उनको बोल दिया जाए कि तुम हमेशा यहीं रहो, तो वो लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। शौक शौक में एक हफ्ते तक रह ले, लेकिन पूरे साल, पूरी जिंदगी उनको अगर वहां बोल दिया जाए कि वहां पे गुजारो, तो लोग वहां नहीं रहेंगे। इसी वजह से यही मेन रीजन है कि डेजर्ट जैसे इलाके में लोग कम रहते हैं। यही मेन रीजन है कि लद्दाख, लेह जैसे इलाके में जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, लोग वहां नहीं रहते, क्योंकि कंडीशन रहने लायक है ही नहीं, तो लोग रहेंगे क्यों, ठीक है। लेकिन इन जगहों पे नॉर्दर्न प्लेन के अंदर फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से, पानी होने की वजह से लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन के अंदर हमें रिवर राइन
आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। क्लियर। अभी रिवराइन आइलैंड्स फॉर्मेशन के लिए दो अहम चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि जिसकी वजह से रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप स्पीड भी कहते हैं। ठीक है। एक दूसरा चीज़ जो होता है वो होता है ऊबड़ खाबड़, या कह सकते हैं ना ढलान वगैरह, जिसे हम कह सकते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ ढलान। ठीक है। ढलान। देखो क्या होता है कि अगर पानी है, पानी की स्पीड बहुत कम रहेगी, तो कुछ इस तरीके से, जो कि इमेज में दिया गया रिवर लाइन आइलैंड का कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि स्पीड नहीं कवर नहीं कर पाते। और दूसरा चीज क्या होता है, ढलान। क्योंकि अगर स्पीड रहेगी तो ढलान को भी कवर कर लेंगे, पूरा उनके ऊपर बह जाएंगे। पानी की अगर अमाउंट बहुत ज्यादा होगा तो ये देखने को नहीं मिलेगा। पानी का अमाउंट कम होता है, उनकी स्पीड बहुत कम होती है, तो इस वजह से ढलान वाले इलाकों पे ना पानी चढ़ नहीं पाते, वो साइड साइड में ही रह जाते हैं। अगर पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, क्लियर, और स्पीड भी उनकी बढ़ जाए, तो ये ऐसे रिवराइन आइलैंड्स कवर मतलब दिखेंगे नहीं। तो रिवराइन आइलैंड आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते, एक आइलैंड की तरह। जैसे देखो आइलैंड वो होता है ना जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, तो देखो यहाँ पे साइड बाय साइड सारे पानी से घिरे हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं रिवराइन आइलैंड्स की। अब यहाँ पे दो टर्म और आता है, एक डिस्ट्रीब्यूटरीज का और ट्रिब्यूटरीज से। इस चीज को हम समझते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटरी से नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ट्रिब्यूटरी से क्या पता चल रहा है, क्या कर रहा है, ट्रिब्यूट कर रहा है। तो सेम इसी तरीके से अगर सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटरी को समझे, तो मान लेते हैं एक मेन रिवर है, जैसे कि इमेज है। अगर आगे चल के वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जरूरी नहीं है दो, तीन पार्ट में, चार पार्ट्स में, आगे चल के कहने का मतलब डिवाइड हो जा रही है। ठीक है। मेन रिवर से आगे चल के वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तीन हिस्सों में फॉर एग्जांपल डिवाइड हो गई, चार हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है। तो वो क्या कहलाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहला, कि आगे जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। क्लियर। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मेन रिवर है, ये हमारी मेन रिवर है। मेन रिवर के अंदर कोई बाहर से ऐसी रिवर घूमते फिरते आके इसमें जाके मिल गई, तो इसने क्या किया, एक रिवर चल रही थी, आके मिल गया, तो इसने क्या किया, ट्रिब्यूट किया, इसमें जुड़ गया। क्लियर। ऐसे फॉर एग्जांपल एक और रिवर फ्लो हो रही थी, फ्लो होते 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 वो इसमें जाकर मिल गई, तो इसने क्या किया, मिल गई, इसमें जुड़ गई। तो ये जो जुड़ रही है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एक रिवर है, आगे चल के डिवाइड हो जा रही है, तो डिस्ट्रीब्यूट। एक रिवर चल रही है, कोई दूसरी रिवर आके उसमें मिल जा रही है, तो ट्रिब्यूटरी हो रही है, तो इस वाली रिवर को हम ट्रिब्यूटरी कह देंगे। सिंपल। इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, जैसा कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको हम तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन, नॉर्दर्न प्लेन को हम तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन, और तीसरा ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में, मतलब इन तीन सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले हम पंजाब प्लेन को समझते हैं। तो ये कुछ इमेज है जो पंजाब प्लेन को शो कर रही है। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज पंजाब प्लेन। तो वेस्ट पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे साइड में, कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, यानी नॉर्दर्न प्लेन हमें पता है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन ऐसा कुछ था, तो इसके वेस्ट वाले हिस्से में, यानी इस जगह जहाँ पे बेसिकली पंजाब है, तो जहाँ पे पंजाब है वहाँ पे पंजाब प्लेन हमें देखने को मिलता है, सिंपल शब्दों में, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं। साथ ही साथ ये इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनती है। जो पंजाब प्लेन है वो किससे बन के मिलती हैं, वो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उससे मिलकर बनती है। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिब्यूटरीज वो होता है जो ट्रिब्यूट करता है, ऐड करता है। क्लियर। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इंडस ये रहा मेन रिवर, ठीक है, ये रहा इंडस मेन रिवर, ये फ्लो हो रहा था। अब चेनाब जो ये रिवर है, ये आके इसमें ऐड हो गई इंडस में। झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, तो किस में जाके ऐड हो रही है ना, तो वो किस में ऐड हो रही है, इंडस में। तो हमें अभी पता, हमने अभी पढ़ा था कि ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो मेन रिवर में ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो याद कर लेना, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, ये सारी आप याद कर लेना।
अगर हम इस सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमें दो आप देखने को मिलते हैं। अब ये दो आप क्या होते हैं उसे समझो। दो आप्स का मतलब होता है, दो का मतलब होता है दो। आप्स का मतलब क्या होता है कि वाटर। आप्स का मतलब क्या होता है, वाटर। यहाँ इस बॉक्स में यही दिया गया है। तो यानी जहाँ पे दो वाटर हो तो उसे कह सकते हो दो आप। इसी तरीके से आप नाम सुने होंगे पंजाब, ठीक है। पंजाब, आप का मतलब हमने समझा क्या, वाटर, ठीक है। और पंज का मतलब क्या होता है, पांच। क्या होता है, पांच। तो इससे क्या बने, यानी 5 वाटर्स। 5 वाटर्स से ही मिलकर हमारा पंजाब नाम पड़ा है। अब 5 वाटर कौन कौन सी है, सतलज पहला, दूसरा ब्यास, तीसरा चेनाब, चेनाब हो गया 1 2 3, और चौथा झेलम, और पांचवा हमारा रहा ये राबी, ठीक है, ये नाम है। झेलम, चेनाब, राबी, सतलज और ब्यास, इन 5 रिवर से मिलकर हमारा पंजाब बनता है। क्लियर। तो इतना तो रहा पंजाब की बात, पंजाब प्लेन की बात। अब दूसरे नंबर पे आता है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन की बात अगर हम करें तो जो गंगा प्लेन है, इसके बारे, गंगा प्लेन और जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। ज़्यादा जानकारी केवल पंजाब प्लेन के बारे में ही दी गई है, जितनी भी दी गई है। गंगा प्लेन के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं दी गई है। जितना बताया गया सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बताया जा रहा है कि ये घग्गर, घाघरा और तीस्ता जो रिवर्स हैं, इनके बीच हमें ये देखने को मिलते हैं। ये अगर इसका इमेज दिखाऊं मैं आपको तो ये देखो, यहाँ पे पंजाब प्लेन हमने देख लिया। इसका रेड कर देता हूँ, ठीक है, ये इमेज अच्छे से आपको बता देगा। यहाँ पे हमें पंजाब प्लेन देखने को मिलता है। और जो गंगा प्लेन हमने पढ़ा, तो गंगा प्लेन ये रहा, ठीक है, पूरा जो है ना ये गंगा प्लेन, यहाँ तक पूरा गंगा प्लेन है ये पूरा, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा गंगा प्लेन। पंजाब प्लेन ये वाला था। ये वाला कौन सा हो गया हमारा, गंगा प्लेन, ठीक है, ये रहा। और स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, झारखंड, यूपी, बिहार, तो ये स्टेट्स हैं जो आप याद कर लेना कि इन इन स्टेट्स में गंगा प्लेन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसे आसाम प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। तो आसाम हमें पता है ये रहा, ठीक है। पहला ये रहा पंजाब, दूसरा ये रहा गंगा, और तीसरा ये रहा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये जहाँ पे डार्क किया गया ब्रह्मपुत्र प्लेन है। इसे आसाम प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही आपके बुक में दिया गया है, तो आप अभी इतना ही समझो, ठीक है। अब आगे हम बढ़े तो क्या बताया जाता है कि द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइड इनटू 4 रीजन्स। कि अभी तो हमने सेक्शन देखा कि 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है भाबर, दूसरा तराई, तीसरा भांगर, चौथा है खादर। अब एक एक करके इन सब के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाबर के बारे में। जो भाबर है वो द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 kilometer in width, lying parallel to the slopes of Shivalika. It is known as Bhabar. All streams disappear in the Bhabar belt. तो ये बता रहा है कि हिमालय से क्या होता है कि जब पानी, रिवर्स जो होते हैं वो नीचे फ्लो करते हैं, हमें पता है, तो वो रिवर्स अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर भी आते हैं, ठीक है। उनका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। वो आते धीरे धीरे जब ये नीचे उतरते हैं तो इन जगहों पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहा जा रहा है, इन्हें भाबर कहा जा रहा है, ठीक है। जो भी पत्थर हिमालय से नीचे आते हैं पानी की मदद से, वो सारे के सारे इस इलाके में इकट्ठा हो जाते हैं। उस इलाके को हम भाबर के नाम से जानते हैं। अगर इसकी हम विड्थ की बात करें तो लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक की हमें इसकी विड्थ देखने को मिलती है भाबर की। क्लियर। और जो भी रिवर्स हिमालय से नीचे उतरते हैं, भाबर में जैसे ही रिवर्स आते तो वो बड़े बड़े पत्थरों में गायब हो जाते हैं। इसके लिए आप इस इमेज को देखो। देखो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, बहुत बड़े बड़े पत्थर देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़े बड़े पत्थर को आप समझ लो एक तरीके से क्या है, ये भाबर है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब रिवर्स आते तो यहाँ पे आपको रिवर्स दिख रहा है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है तो अंदर से ये अंदर से जगह बना लेते हैं, ठीक है। अंदर हमें देखने में नहीं आएंगे, ये अंदर से ऐसे जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो यही इसी वजह से लास्ट वाली कह रहा है कि जो सारी स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाती है, इन बड़े बड़े पत्थरों के अंदर चली जाती है, तो हमें कुछ दिखता नहीं है। अगली इमेज की अगर हम बात करें तो साउथ ऑफ दिस बेल्ट, साउथ के हिस्से में ये स्ट्रीम्स और जो रिवर्स है वो दोबारा से दिखना शुरू होती हैं।
और ये क्रिएट करती हैं वेट स्वैम्पी एंड माशी रीजन नॉन एज तेरई, और जहाँ से फिर ये निकलती हैं, जैसे इनकी हमने कहीं ना कहीं तो ये भाबर खत्म होगा, जहाँ ये भाबर खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज दिख रहा होगा कि भाबर यहाँ पे खत्म हो गया, तो फिर जब यहाँ से बड़े बड़े पत्थर खत्म हो जाते तो यहाँ से पानी निकलना फिर लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ से पानी निकलता है तो यहाँ पे मिट्टी से मिलकर ये ऐसा इलाका क्रिएट कर देता है, ये आपको दिख रहा होगा। वैसे तो ये पूरा होना चाहिए, यहाँ पे इसमें होता है इस पूरे इलाके में, तो उन्होंने पानी कम डाला था, एक वीडियो से मैंने ये निकाला था फोटो, तो उन्होंने पानी कम डाला था, वरना पानी और डालते तो ये पूरा का पूरा इलाका कैसा हो जाए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा देखने को मिल रहा है, दलदल टाइप का, कीचड़ टाइप का देखने को मिलता है। इसी इलाके को किस नाम से जाना जाता है, तेरई के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ इन इलाकों में, तेरई के इलाकों में वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग ये भी देखोगे कि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कई जो माइग्रेंट्स है, जो पाकिस्तान का, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन, बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर बस गए थे। यहाँ पे आपको दुधवा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं आपको बताऊं ये दुधवा नेशनल पार्क, तो ये उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। तो अभी हमने समझा भाबर, बड़े बड़े पत्थर, तेरई की बात करें तो जहाँ से पानी निकलता है वो इलाका स्वेटर वेम्पी होता है, उसे हम तेरई के नाम से जानते हैं। और थर्ड आता है भाबर और भांगर और खादर। तो सबसे पहले मैं खादर और भांगर की बात करूँ तो अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भांगर क्या और खादर क्या है। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि खादर में क्या आता है, खा पहले आ रहा है, तो खा अगर हिंदी वर्णमाला में करें तो खा पहले आता है। और भांगर में क्या आता है, बा, और हिंदी वर्णमाला में बा बाद में आता है। तो खा क्योंकि पहले आ रहा है तो इट मीन्स नया, बा बाद में आ रहा है तो इसका मतलब पुराना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और खादर को न्यू एलुवियल सॉइल कहा जाता है, बांगर को ओल्ड एलुवियल सॉइल कहा जाता है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि ओल्ड किसे कहते हैं, न्यू किसे कहते हैं। तो नया खा, ओल्ड के लिए बा, ऐसा याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बा बाद में आ रहा है। ओल्ड एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये कैलोरियस, यहाँ पे कंटेन कैलोरियस हमें देखने को मिलता है। इसे लोग कंकड़ के नाम से जानते हैं वहाँ पे, ठीक है। न्यू एलुवियल सॉइल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल के अंदर कैलोरियस कंटेन होता है, साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल लोग हैं इसे कंकड़ कंकड़ के नाम से इसे बुलाते हैं, ठीक है। खादर न्यू, बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो इसी के साथ आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पेनिनसुलर प्लेटो। इस टॉपिक को समझने से पहले पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि द पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, प्लेटो का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है, कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं मैम या स्कूल कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, इमेजेस के द्वारा समझाया गया है तो समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले प्लेटो समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये इमेज दिख रही होगी, ये इमेज प्लेटो की शो कर रही है। किसकी शो कर रही है, प्लेटो की। अगर प्लेटो को मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो क्या होता है, जैसे ये जमीन है, जमीन के ऊपर ऊंचा उठा भाग, क्या, जमीन के ऊपर ऊंचा उठा भाग को ही हम क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं। इतनी चीज आ गई समझ। जैसे इमेज से समझाओ तो ये जमीन है, जमीन के ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, प्लेटू कहते हैं। अब बात आती है पेनिनसुलर की। पेनिनसुलर की वैसे डेफिनेशन तो ये दी गई है, लेकिन मैं इसको आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, समझने के लिए तो जरूरी है, ठीक है। समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पेनिनसुलर क्या होता है। उस हिस्से को कहा जाता है, ऐसा हिस्सा जो लगभग या ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा रहता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जमीन से भी जुड़ा रहता है। क्या, ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा रहता है पर कुछ हिस्सा किससे जुड़ा रहता है, जमीन से। देखो क्या कहता है, लैंड फॉर्म सराउंडेड बाय द वाटर ऑन द मोस्ट ऑफ इट्स बॉर्डर, कि ज्यादातर हिस्सा किसे, पानी से घिरा रहता है, लेकिन वो मेन लैंड से भी कनेक्ट रहता है। इसके लिए और समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये इमेज दिख रही होगी, तो इमेज में क्या दिया गया है कि ये इमेज वो है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, एक मिनट।
एक मिनट, वो इमेज दिख जा जैसे मान, हाँ ठीक है। अ, एक मिनट, यही दिख रही है मेरे को, हाँ ये रही, ठीक है। तो ये रही इमेज, पेनिनसुला प्लेटू कहाँ पाया जाता है, ये फोर्थ वाला रीजन, ठीक है, ये रहा फोर्थ वाला रीजन, ठीक है। तो जहां पे भी मैं आप लोगों को ये ड्रॉ कर रहा हूं, यहीं पर ही पेनिनसुला प्लेटू पाया जाता है। अब पेनिनसुला का हम क्या कहते हैं, मतलब समझ रहे थे, मीनिंग समझ रहे थे। तो मीनिंग क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि उसका ज्यादातर हिस्सा पानी से कनेक्ट रहता है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका जमीन से भी कनेक्ट रहता है, मेन लैंड से भी कनेक्ट रहता है। तो देखो यहाँ पर क्या अपना अरेबियन सी है, यहाँ नीचे इंडियन ओशन आ जाता है, यहाँ बे ऑफ बंगाल हिस्सा, तो ये हिस्सा तो पानी का हो गया, क्लियर। ये ऊपर का हिस्सा अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे जमीन है, मेन लैंड है कि नहीं, जमीन है कि नहीं। तो ये हिस्सा जमीन हो गया, ये हिस्सा पानी हो गया, तो कैसा फॉर्म हो गया, पेनिनसुलर फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ प्लेटू पाए जाते हैं, तो इसी वजह से नाम पड़ गया पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये इसका कुछ मतलब था, ठीक है। अब हम मेन अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, कहाँ गया, फटाफट लाता हूं मैं, हाँ ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू की। तो पेनिनसुलर जो प्लेटू है, इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट्स और हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक टेबल लैंड है, कैसा लैंड है, एक टेबल लैंडिंग चेंज कर देता हूं मैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ये एक टेबल लैंड है, क्यों, टेबल भी तो क्या होता है, जमीन से ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, ऐसे ये भी तो जमीन के ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग है, तो सेम इसे इस टेबल लैंड कहा जाता है। अगर हम बात करें कंपोज की, तो ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्निस और मेटापोरिक रॉक से ये मिलकर बना है। ये मेटापोरिक रॉक्स क्या होता है, इग्निस क्या होता है, ओल्ड क्रिस्टलाइन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को नहीं समझना, ठीक है। पता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इसे बस अभी एज इट इज याद कर लो, मैं ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो ये बना कैसे हमारा प्लेटू, तो ये ब्रेकिंग ड्रिफ्टिंग, क्या, ब्रेकिंग ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, यानी हमारा इंडिया, आप लोगों को पता होगा कि जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, जब उससे सेपरेट हुई तो धीरे धीरे जाकर वो किससे टकरा गई, यूरेशियन प्लेट से, तभी तो हमारा माउंटेन्स बने। तो यही कहा जाता है कि जब उससे गोंडवाना लैंड से टूटी, फिर टूटी और धीरे धीरे जब मूव करने लगी, तभी इसी दौरान क्या हुआ, धीरे धीरे करके मिलियंस ऑफ कोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, तभी जाके क्या बन गया, हमारा प्लेटू बना। टूटा, धीरे धीरे होता गया, धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे प्लेटू को फॉर्म होने में, ठीक है। अगर हम बात करें तो दिस प्लेटू कंसिस्ट ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, राउंडेड हिल्स, तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे राउंडेड हिल्स देखने को मिलते हैं, ब्रॉड काफी चौड़े चौड़े यहाँ पे प्लेटू देखने को मिलते हैं, शैलो वैलीज हमें देखने को मिलती हैं, और राउंडेड वैलीज, तो देख लो ये राउंडेड वैलीज कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। राउंडेड वैलीज लग नहीं रही गोल मटोल सी, क्यूट सी बहुत, ठीक है। तो ये देखो राउंडेड वैलीज हैं, तो ये ऐसी दिखने में कुछ होती है राउंडेड वैलीज, तो उम्मीद हो कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू को, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसको, पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो नोट्स बनाते रहना, ये मैं अगेन आप लोगों को बता दूं, बहुत जरूरी है नोट्स बनाना आप लोगों के लिए, ठीक है। खासकर ये वाले पॉइंट के, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक पहला हो गया, ठीक है, जो बहुत पूछा जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला आता है सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा आता है डेक्कन प्लेटू। क्या पहला क्या आता है, सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा क्या आता है, डेक्कन प्लेटू। अब इसको पहले हम इमेज में समझते हैं कि इमेज में है कहां। तो ये जो रहा, ये वाला व्हाइट वाला पार्ट, ये रहा अपना सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, यहाँ पे। और डेक्कन प्लेटू कहाँ है, ये वाला, इसके लिए इंक में चेंज कर देता हूँ, रेड बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा अपना ये, ठीक है, ये रहा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेटू है, ये रहा डेक्कन प्लेटू, और ये रहा अपना सेंट्रल हाईलैंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज होगी, हाँ सेंट्रल अपना हाईलैंड है, कहाँ, डेक्कन प्लेटू। अब मूव करते हैं अगले टॉप, मतलब पहले हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं उनके क्या फीचर्स है, उनके बारे में जो जो चीजें समझने आप लोगों को जरूरी है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या बताता है, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, कहा कि नॉर्थ के हिस्से में, कहा नर्मदा रिवर, तो पहले देखो नर्मदा रिवर है कहाँ, ये रही अपनी नर्मदा रिवर यहाँ पर, ठीक है।
उसके नॉर्थ का हिस्सा, नॉर्थ कहाँ पाया जाता है? ऊपर। तो यानी इस हिस्से में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेंट्रल हाईलैंड्स। जैसे कि इमेज में भी देखो, कहा इस हिस्से में, यही ना, नर्मदा रिवर यहां से फ्लो कर रही है, नॉर्थ ऊपर पड़ता है, तो वही बता रहा है कि ऊपर के हिस्सों में हमें क्या देखने को मिलता है? सेंट्रल हाईलैंड्स। मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, यानी मालवा प्लेटू कहाँ है? ये रहा, ठीक है, ये रहा मालवा प्लेटू, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा मालवा प्लेटू, ठीक है। यहाँ पर भी हमें देखने को, मतलब ये यहाँ पे भी कवर्ड है, ऐसा कुल मिला के बताने की कोशिश कर रहा है, या इस इलाके को मालवा प्लेटू का इलाका कवर किया है, नॉर्थ का इलाका कवर किया जो अभी मैंने मार्क किया है, यहाँ पे हमारा सेंट्रल हाईलैंड मिलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि द विद्यान रेंज bounded by the Satpura range on the south and the Aravalli on the northwest। ठीक है, पहले ये वाला इतना समझते हैं। क्या कह रहा है? विद्या रेंज, विद्या रेंज देखो कहाँ है, ये बहुत किची पिची माफ कर दो ताकि आप लोगों को समझो, ठीक है। तो विद्या रेंज आप लोगों को ये देखने को मिल रही, ये रही, ठीक है, ये रही, ये रही अपनी विद्या रेंज। किसकी बात कर रहा है? कि जो विद्या रेंज है वो बाउंडेड है, यानी बाउंडेड का मतलब घिरी हुई है, किससे घिरी हुई है? सतपुरा रेंज से। तो सतपुरा रेंज का है नीचे, ये आपको दिखे ना, ये कवर, मैं इसको थोड़ा बड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये सतपुरा रेंज हो गई, विद्या रेंज ये होगी बीच में, इसे थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। जैसे यहाँ बताओ, अगर ये होगी हमारी सतपुरा रेंज, ये होगी अपनी विद्या रेंज, और आगे अरावली बता रहा है, ठीक है, कहाँ बता रहा है? अरावली। तो अरावली को बात करोगे, देखो कहाँ है अरावली? ये रही ना, तो अरावली मान लेते हैं, ये रही, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कवर्ड है हमारी, अरावली ये रही, सतपुरा ये रही, विद्या रेंज ये रही, तो ये कवर्ड है। आगे क्या बताता है? द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान में। ये आप आगे की तरफ और मूव करो, यानी अगर आप वेस्ट की तरफ और जाओ, जैसे कह रहे हैं ना वेस्टवर्ड, अगर आप वेस्ट की तरफ आप और जाओगे तो धीरे धीरे जो प्लेटू है, यानी जो सेंट्रल हाईलैंड आपको जो देखने को मिल रहा है, ये राजस्थान के डेजर्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा, धीरे धीरे आप मूव करोगे इस तरफ, तो क्या है, जो राजस्थान का यहाँ पे डेजर्ट है इसमें ऐड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अगर और पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम रिवर्स की बात करें तो कौन कौन सी जो रिवर्स है यहाँ पर बहती हैं, तो सबसे पहले जो रिवर बहती है, मतलब मेन जो रिवर्स है वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो यहाँ पे फ्लो होती है, इसको याद कर लेना। अगर इनकी बात करें तो ये किस कैसे बहती हैं, इनका फ्लो जो होता है वो साउथ वेस्ट फ्लो होता है। कैसा होता है? साउथ वेस्ट फ्लो हमें देखने को मिलता है इसका, यानी साउथ वेस्ट से कहा जाती है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। अगेन साउथ वेस्ट से होते हुए कहा जाती है, ये बढ़ते बढ़ते कहा जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती रहती हैं। ये इंडिकेट्स करता है, स्लोप को शो करता है कि जाहिर सी बात है, जब साउथ से नॉर्थ की तरफ पानी जा रहा है, रिवर जा रहा है, तो इसका मतलब जो साउथ का इलाका होगा वो ऊंचा होगा, तभी तो ऊंचा हिस्सा है, और तभी तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, क्योंकि ढलान है, तभी तो पानी इस तरफ जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट के साइड हम कह सकते हैं ढलान कम है, साउथ वेस्ट की तरफ ढलान ऊंचा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई इलाका है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या बताता है? द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट द नैरोअर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो वेस्ट में तो बहुत चौड़ा है, लेकिन ईस्ट की तरफ हमें पतला देखने को, जैसे वेस्ट मान लेते हैं बहुत चौड़ा है, बहुत ज्यादा चौड़ा है, लेकिन जैसे ही वो ईस्ट की तरफ मूव करता है तो बहुत ही उसका रेंज कम हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है, कुछ इस तरीके से वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा है। आगे बताता है कि अगर और ईस्टवर्ड की तरफ जाओगे, अगर ईस्ट की तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड देखने को मिलेगा, जो वहां का लोकली नेम है, ठीक है। क्या कह रहा है? ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू लोकली नोन एज द बुंदेलखंड और द बघेलखंड। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की बात करें तो ये यहाँ पाए जाते हैं, ये इसी इलाके में मालवा प्लेटू के पास, यहाँ पर इसी रीजन के अंदर आपको आसी पास दोनों मिल जाएगा, अगल बगल है बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये उसको लोकली लोग उसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से बुलाते हैं। आगे बात करें कि जो छोटा नागपुर है प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। अगर हम और ईस्ट की तरफ जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेटू देखने को मिलेगा, जो कि ड्रेन्ड होती है किससे? दामोदर रिवर से। तो अगर हम बात करें छोटा नागपुर प्लेटू कहां पर है,
तो छोटा नागपुर प्लेटो हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर इसको दूसरे इमेज में आपको दिखाऊं मैं, ये रहा। तो छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे व्हाइट कलर है ना, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू देखने को हम मिल रहा है, जो कि दामोदर रिवर के द्वारा ड्रेन्ड होती है। अब ये तो हो गई अपना इन सब की बात। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेटू के ऊपर। इसके पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ लिख लिए हो गए, इंपॉर्टेंट है। तो डेक्कन प्लेटू देखें तो डेक्कन प्लेटू ये रहा, ठीक है। डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र के इलाका हो, इवन ऐसा नहीं गुजरात में भी पाया जाता है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर हिस्सा डेक्कन प्लेटू में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। ब्लैक सॉइल होते हो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, खेती अच्छी होती है उसमें, ठीक है। ये हो गया। अब डेक्कन प्लेटू के बारे में कुछ पॉइंट समझते हैं जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला होता है कि ये एक ट्राइंगुलर लैंड मास है। ट्राइंगुलर कैसे कि आप ये देखोगे यहां से शुरू हो रहा है ये, और ये एक ट्राइंगल की तरह आप लोगों को दिख रहा होगा ना, एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा होगा। कई लोगों को ट्राइंगल नहीं टैकोस दिख रहा होगा ना, टैकोस क्या कहते हैं उसे, टैकोस ही तो कहते हैं शायद से, पता ही नहीं, ठीक है। ये ट्राइंगल की तरह हमें देखने को मिल रहा है। लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, ये साउथ नर्मदा रिवर के साउथ। तो नर्मदा रिवर कहाँ थी, इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो नर्मदा रिवर ये दी थी अपनी, इसके साउथ की तरफ, साउथ नीचे, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है डेक्कन प्लेटू। वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, क्लियर। साथ ही साथ क्या कहता है, अगर हम नॉर्थ एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ हमें सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगा। ईस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज देखने को मिलेगा। तो पहले हम नॉर्थ समझते हैं। नॉर्थ में क्या हमें देखने को मिलेगा, सतपुड़ा रेंज। तो इसमें तो बड़ा किचपिच हो रखा है, मैं यहाँ समझा देता हूँ इस वाले में, ठीक है। तो नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिलेगा, सतपुड़ा रेंज ये रही, ठीक है, सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगा। और क्या कह रहा था, अगर हम किसकी तरफ जाएं, ईस्ट की तरफ जाएं ना, तो हमें महादेव, कैमूर, माईकाल देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ है, ये तीनों ही चीज ये यहाँ देखने को मिलेगी, ये इस तरफ, ये इधर, ये ये इधर ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्या बताता है, द डेक्कन प्लेटू इज हाइयर इन द ईस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। कि जो डेक्कन प्लेटू है वो हाइयर इन द वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ ज्यादा उठा हुआ है, और ईस्ट की तरफ स्लोप उसका डाउन हो जाता है, मतलब कम स्लोप होता है, थोड़ा ढाल है ऐसा, ठीक है, ढलान है वहां पर। ये पेनिसुलर है, जैसे कि कैमूर हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो महीकाल में बता रहा था ना, महीकाल महादेव, ठीक है, यही मैंने मार्क किया था, तो यही आसपास में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या बताता है, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय, कार्बी एंगलोंग, नॉर्थ छाछर हिल्स। तो ये कुछ बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आपको मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटू, नॉर्थ छछर हिल्स देखने को मिलेगा। मतलब यही प्लेटू, इसमें नहीं समझाता, इसमें समझाता। मतलब ये छोटा नागपुर प्लेटू इधर है, तो ईस्ट की तरफ आप बढ़ोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये तीनों ही जो मैंने अभी आपको बताया, मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटू, नॉर्थ छछर हिल्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटा नागपुर से क्या हुए, सेपरेट हो गई है। सेपरेट का मतलब कि जैसे छोटा नागपुर यहाँ पर है तो इससे टूट गई है, और फिर टूट कर ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है, मतलब इस तरफ जा चुकी है। टूटी कैसे, फॉल्ट हो गई, दरार पड़ गया, भूकंप भूकंप से कुछ भी रीजन रहा हो, मतलब शिफ्ट हो गई है वो, ठीक है। अगला आता है थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट में पाए जाते हैं। ये आप लोग याद करना, गौरव, खासी, जानता हिल। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तीन मेन हिल्स पाई जाती हैं, द गारो, द खासी, द जंतिया। ये हिल्स कहाँ है आपको मैं समझा, देखो ये हिल्स वैसे यहाँ मिलेगी, ये जो आपको ये दिख रहा है ना यहाँ, ये हिल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप मैप में अगर देखोगे, ये देखो मैप में, देखो मैप में ये रहा, ठीक है, यहाँ पे हिल्स है, ठीक है। ये भी देख लिए कहाँ पाए जाते हैं, तीन प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं, ठीक है। नोट उम्मीद करता हूँ, हाँ अच्छा, ये नेक्स्ट वीडियो में मतलब स्लाइड में था, ये देखो ये, ठीक है, ये रहा। अब बात करते हैं जो डेक्कन प्लेटूज की एजेस की बात करते हैं। अभी तो हमने ओवरऑल डेक्कन प्लेटू समझा, अब हम बात करने वाले हैं डेक्कन प्लेटू के एजेस के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। डिफरेंस या तो ये पूछेगा तो वो पूछेगा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू, या फिर ये पूछ लेगा
डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो पहले हम ये समझते हैं कि वेस्टर्न घाट कहाँ है और ईस्टर्न घाट कहाँ है। तो वेस्टर्न क्योंकि वेस्ट में है तो ये रहा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो कि ईस्ट में है वो ये रहा। तो ये रहा अपना वेस्टर्न घाट, ये रहा ईस्टर्न घाट, ये रहा डेक्कन प्लेटू, ये रहा सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतनी चीज, मतलब इमेज में तो फिट बैठ गया होगा। ये चीज फिट हो रही है आपके दिमाग में, समझ में आ रहा हो तो लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है और शेयर भी बनता है। अपने दोस्तों को दिखाओ, बोलो कि भाई ये टॉपिक अगर स्कूल में समझ नहीं आया तो ये वीडियो भेज के उनको भेज दो कि ले भाई ये वाला टॉपिक यहाँ से कवर कर लो, मेरे को तो समझ में आ गया, तुम भी समझ लो। ठीक है, तो ये पॉइंट है वेस्टर्न और ईस्टर्न का। ठीक, इनको एज इट इज याद कर लेना। क्या कह रहा हूँ, एज इट इज इसको याद कर लेना, लिख लेना। लॉन्ग में आएगा तो आप पूरा लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कटेगा नहीं इसमें कोई भी नंबर। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के ये पॉइंट्स कवर्ड हैं, इससे नंबर मतलब ये पूरा लिख दोगे ना, नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है कि आपके नंबर कट जाए। ठीक है, लेकिन याद इनको कर लेना, मैं समझा देता हूँ, याद आराम आराम से हो जाएगा। ये डेक्कन प्लेटू का एज है, हमें पता है अभी ये ईस्टर्न एज है, ये वेस्टर्न एज है, ये भी हमने समझा। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है। यहाँ से मेन चीज शुरू होती है, ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं और इनको पासिस के द्वारा ही पार किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब ये लगातार ये रेंज चलती होती है, इनमें कोई गैप नहीं होता। तो गैप यहाँ पे केवल अगर इन्हें हमें पार करना है तो यहाँ पे जो पासिस हमें मिलेंगे उन्हीं के द्वारा हम इन्हें पार कर सकते हैं। इसी का अपोजिट ये होता है जो ईस्टर्न घाट वाला होता है, ये डिसकॉन्टिन्यूस मतलब चल रहा है, रुक गया, फिर यहाँ पे गैप हो गया, फिर गैप हो गया। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पे हमें गैप देखने को मिलता है। ठीक है, ये है। और ये गैप क्यों है, रिवर्स के द्वारा। ऐसी रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, आप ये देखोगे कि जो रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, उनका पानी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलता है, वो उन्हीं रिवर्स ने क्या कर रखा है, इन ईस्टर्न घाट के को काट रखा है। ठीक है, ये पॉइंट बता रहा है। अगर इनकी हाइट की बात करें, वेस्टर्न घाट में हमें 900 टू 1600 मीटर्स तक की हमें हाइट देखने को मिलती है। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो लगभग एवरेज 600 मीटर्स तक की हमें हाइट देखने को यहाँ पर मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी जो लार्ज रिवर्स हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई रिवर ओरिजिनेट नहीं होती, बात ध्यान रखना, कोई रिवर, कोई बड़ी रिवर ओरिजिनेट नहीं, गुजरती तो है पर कोई रिवर ओरिजिनेट यहाँ से नहीं होती। दूसरा क्या पॉइंट बता रहा है कि इट एक्सपीरियंस ऑरोग्राफिक रेन। अब ये ऑरोग्राफिक रेन क्या, भी बाद में समझाऊंगा, अभी इतना समझ लो कि ये ऑरोग्राफिक रेन को एक्सपीरियंस करता है। क्यों, ड्यू टू द समर मॉनसून द क्लाइमेट इज हॉट एंड द मॉइस्ट। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड मॉइस्ट होता है। ये ऑरोग्राफिक रेन क्या होता है इसको मैं अभी समझाता हूँ। ये अगर हम बात करें इस इलाके की तो मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो यहाँ पे रेन होता है अच्छा खासा। लेकिन अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की तो इट रिसीव्स रेन बोथ इन समर एंड विंटर। ये समर में भी आता है, विंटर में भी रेन रिसीव करता है, स्पेशली विंटर थ्रू विंटर मानसून। हाउएवर द रेन इज लेसर देन द वेस्टर्न स्टेट। अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें यानी इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ बारिश कम होती है, यानी ईस्टर्न घाट में बारिश ज्यादा कम होती है, वेस्टर्न घाट में बारिश कम होती है, यहाँ ज्यादा यहाँ कम, सिंपल। अब यहाँ बारिश ज्यादा हो रहा है तो ऑफकोर्स खेती भी अच्छी होगी, तो यहाँ पे राइस, स्पाइसेस, रबर, फ्रूट, कोकोनट और भी तरह तरह के फसल ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पे ये फसल ग्रो, नट, टोबैको, कोकोनट, ये सब ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, अब ये ऑरोग्राफिक रेन क्या होता है इसके लिए आपको ये इमेज समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑरोग्राफिक अगर रेन की हम बात करें कि ऑरोग्राफिक जो रेन होता है वो होता क्या है, उसे हम कहते क्या है, तो इसके लिए इमेज देखो। आप ये देखोगे कि जो ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, जैसे सिंपल आपने साइकिल तो पढ़ा ही होगा ना कि कैसे बारिश होती है, वाटर वेपर बादल में कलेक्ट होते हैं, फिर बारिश होती है, फिर धूप लगती है, अगेन फिर वाटर वेपर बादल में कलेक्ट होते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। इसी चीज को हमें समझना है। क्या बता रहा है, इसको मैं इंक येलो कर देता हूँ ना, ज्यादा विजिबल रहेगा। वाटर वेपर है, उड़ा गया 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 गया, जाके पानी में मतलब बादलों में जाके कलेक्ट हो गया। अब जब बादलों में जाके कलेक्ट हो जाता है, इसकी एक और नहीं एक इमेज है। ठीक है, जब बादलों में जाके कलेक्ट हो जाता है तो जब ये इस साइड से ना पार करता है तो क्योंकि ये माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे, माउंटेन का आपने पढ़ा भी होगा। जैसे जैसे आप ये नोटिस करना कि जब आप ऊंचाई, जितने ऊंचे पे जाते हो आप, तो वहां पे क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है,
तो इन बादलों में वाटर वेपर है, क्योंकि ये पानी यहाँ से पानी से कलेक्ट किए, या फिर जमीन के ऊपर जो भी पानी था, जमीन के ऊपर भी हल्का वेपर वेपर सब उड़ उड़ के इसमें जाके चला गया। ठीक है, अब कपड़े आप सुखाते हो क्या जमीन के ऊपर, वो भी तो उड़ के कहाँ जाते हैं, बादल ही तो उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये जाके ऑब्जर्व हो गए, इनको यहाँ पे कलेक्ट हो गए। अब जैसे ये यहाँ पे पहुंचते हैं, इस इलाके में पहुंचते हैं, क्या होता है, कंडेंसिंग शुरू हो जाती है। कंडेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे क्या होता है, बादल अपने वाटर को और देर तक कैरी नहीं कर सकते। अब वो, क्योंकि अब उनका लोड वो ज्यादा कैरी कर नहीं सकते, तो बादल यहाँ पे हल्के हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जो बादल होते हैं वो अपना पानी छोड़ देते हैं, यानी बारिश होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब बारिश होती है तो बादल क्या हो जाते हैं, लाइट फील करते हैं, हल्का फील करते हैं, देन वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे ये बादल आगे मूव हो गए। ऐसी बात नहीं कि पूरा निचोड़ जाते हैं, सारे थोड़ा बहुत जो पानी है वो यहाँ तक पहुंच, थोड़ा बहुत तो बादलों में कैदी रहता ही है, तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब जो इनके पास, क्योंकि ज्यादा पानी तो यहीं गिर गए, इनके पास जो बादल आगे गए उनके वहां उन बादलों में पानी बहुत कम है, वाटर वेपर कम है। तो ही यही इसी वजह से कि इन इलाकों में जब बादलों में ही पानी कम है तो बारिश क्या होगी, बहुत कम होगी, लेस रेनफॉल होगी। और लेस रेनफॉल का मतलब कि हाँ वेजिटेशन अच्छा नहीं होगा, अच्छी सॉइल नहीं होगी, खेती अच्छे से नहीं कर पाओगे। उसी कंपैरिजन में अगर हम वेस्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ बारिश हुई है तो खेती आपको अच्छी देखने को मिलेगी, फार्मिंग के लिए अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसकी बात करें इस जगह की, ईस्ट की, तो यहाँ पे दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। ये आगे आपको समझ में चीज है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है, अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो कितनी है, वैसे तो मैंने लिख दिया, वैसे लिखना नहीं चाहिए था, पूछना चाहिए था आप लोगों से। जो हाईएस्ट पीक है वो होता है अनाईमुदई और दोड़ा बेटा। इसकी हाइट है 2695 मीटर, 2637 मीटर। ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न में अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो महेंद्रगिरी है, जो लगभग है 1501 मीटर। ठीक है, 1501 मीटर। और अगर हम स्ट्रेच की बात करें तो महानदी वैली और निग्रिस, जो कि साउथ में, यहाँ तक ईस्टर्न जो घाट है वो स्ट्रेच है। ठीक है, तो ये पीक्स हो गए, पीक्स याद कर लेना इसमें। ठीक है, इसके भी पीक याद कर लेना और वेस्टर्न इसका भी याद कर लेना, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों का पीक याद कर लेना। इसी के साथ ये टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इंडियन डेजर्ट। अगर इंडियन डेजर्ट की बात करें तो हम ये समझते हैं कि जो इंडियन डेजर्ट है वो भारत देश के अंदर लाई कहाँ करता है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नंबर 3। तो नंबर 3 हमारा रहा ये। तो यहाँ पर हमें इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको देखने का मन है तो आप इस जगह पर जाओ। ये इलाका कौन सा पड़ता है, ये कौन सा स्टेट में आता है, ये आप मुझे कमेंट करके अभी फटाफट बताओ कि सर ये वो जो 3rd नंबर वाला है ये इस स्टेट की बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन डेजर्ट की, तो ये हमारा वेस्टर्न ऑफ द अरावली हिल्स देखने को मिलेगा। यानी अगर आप अरावली हिल्स के वेस्ट मार्जिन में जाओ, यानी वेस्ट की तरफ आप जाओ, तो ही आपको ये इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली कहाँ पर है, ये रहा। अब क्या कहा जा रहा है, अरावली वेस्ट कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ही हमें ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है, जो कि अरावली के वेस्ट मार्जिन पर है। तो अगर यहाँ पे हमें जाए तो कैसा मिलेगा, सैंडी प्लेन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, और सैंडी डून्स। तो ये जो डून्स होते हैं, जो पहाड़ जिसे कहते हैं, रेत के पहाड़, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा अगर हम इस जगह पर जाएं तो। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। और क्योंकि ये रेतीला है तो इसका मतलब यहाँ पे लो रेनफॉल होता है, बारिश यहाँ बहुत कम होती है। लगभग 150 मिलीमीटर पूरे साल में, पूरे साल का अगर देखें तो 150 मिलीमीटर से भी कम यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है, काफी ज्यादा सूखा क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। जब सूखा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा हरियाली नहीं है, तो लो वेजिटेशन होगी। लो वेजिटेशन का मतलब होता है घास फूस, आपको घास फूस बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम नजर आएगी, हरियाली आपको बहुत कम नजर आएगी, खेती बहुत कम होगी, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए पानी। और पानी तो यहाँ होता ही नहीं है, बारिश यहाँ पर होती ही नहीं है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे लो वेजिटेशन देखने को मिलता है।
अगर हम बात करें स्ट्रीम्स की, तो अगर कोई रिवर वगैरह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी स्ट्रीम्स वगैरह देखने को मिलेगी अगर, तो केवल रेनी सीजन में ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश हुई रहती है तब आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बारिश का जब मौसम खत्म होता है तो कुछ समय बाद ये गायब हो जाते हैं। सून आफ्टर दे डिसअपियर। रीजन उसका क्या है? क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, तो इसी वजह से वो लंबे समय तक नहीं देखने को विजिबल रहेंगे। कुछ समय बाद वो सैंड के अंदर गायब हो जाएंगे, सैंड के अंदर मिल जाएंगे। और क्योंकि इसके पास ज्यादा पानी भी नहीं होता तो ये सी तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि सी अपना इधर है, अरेबियन सी यहाँ पर है, तो यहाँ पे इतना बारिश भी नहीं हो पाती कि नदी वगैरह बनकर ये अरेबियन सी में जाके मिल जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो पाता, पहुंच ही नहीं पाते। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। यहाँ पे केवल लूनी एक ही ऐसी रिवर आपको देखने को मिलेगी जो इस रीजन की सबसे बड़ी रिवर है। कौन सी रिवर? लूनी केवल ही वो रिवर है जो यहाँ पे सबसे बड़ी और अकेली रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो लूनी कहाँ पर देखने को मिलेगा? इसकी इमेज ये रही लूनी। देखो लूनी भी यहीं जाके खत्म हो जा रही है, ठीक है, वरना यहाँ पे जाके गिरता है, लेकिन ये यहीं पे बारिश हो ही नहीं पा रही उतनी, तो यहीं पे जाके वो डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो लूनी हमें देख लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इस इलाकों में, अगर आप जाओ इन इलाकों में जाओ, तो यहाँ पर आप लोगों को बर्चन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो आप बर्चन्स को अच्छे तरीके से जानते होगे। अगर आप गांव वगैरह जाते हो या आपका घर उधर पड़ता है जैसलमेर की साइड, तो आपको पता होगा ये जो बर्चन्स होते हैं ये क्या होते हैं। बर्चन्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में से सर्शेंट शेप्ड डून्स कहा जा सकता है। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, पर समझाऊंगा पूरा क्लियर, ठीक है। तो ये काफी लार्ज एरियाज तक हमें कवर देखने को मिलेंगे। ये बर्चन्स दिखते कैसे हैं ये हम देखते हैं। तो हाफ मून, आपने मून देखा है कभी? या ऐसा मून, ठीक है, ऐसा मून देखना आपने आपने छोटी बुक्स में आपने देखा होगा, ठीक है, बच्चों वाली कहानी वाली बुक में कुछ मून इसी तरीके से तो बनता है, ऐसा करके कुछ मून ऐसा। तो देखो ये शेप भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा ना, देखो ये ऐसा। इसी को ही बर्चन डून्स कहा जा रहा है, ठीक है। ये बर्चन डून्स कुछ इस तरीके से होते हैं। वैसे डून्स देखे तो कुछ इस तरीके के बनते हैं, इस तरीके के भी होते हैं, ये ऐसे डिफरेंट डून्स होते हैं। लेकिन आपकी बुक में केवल दो ही जिक्र है, मतलब इंडियन डेजर्ट के अंदर हमें दो ही देखने को मिलता है। एक ये हो गया और दूसरा हो गया लीनियर डून्स या लाइनर डून्स, जो भी इसे कहा जा रहा है, ये हमें देखने को मिलते हैं। उसकी इमेज कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमें देखने को वो मिलते हैं। अगर हम बात करें इंडो पाकिस्तान की, यानी इंडो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री की तरफ आप जाओगे तो वहां पर आपको ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखने को मिलेगा। अब ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को पता है, इस लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को ही लीनियर ड्यून्स कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, ये जो लीनियर ड्यून्स होते हैं इनको ही लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहा जाता है। ये कहाँ मिलेंगे आपको? बर्चन्स की बात करें तो ये आपको जैसलमेर देखने को मिलेगा। अगर आप जैसलमेर जाओगे तो डेफिनेटली आपको ये बर्चन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप प्लान बनाए हो या देखने का मन है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ, आराम से जैसलमेर घूमो और साथ ही साथ बर्चन्स देखो, ऊंट की सवारी करके आओ। अगर आप में से कोई गया है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैं देखा हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, या मैंने देखा हुआ है, मैंने ऊंट की सवारी भी की। कमेंट आप मुझे बताएं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये इमेज और शो कर रही है, ठीक है। अगर इसके साइड व्यू से देखें हम तो कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगी। और ये वाला पहला वाला तो समझ ही गए होगे, वो मून वाला जो हमने अभी डिस्कस किया, बर्चन जिसे कहा जा रहा। और दूसरा वाला है लॉन्गिट्यूडनल वाला, ठीक है। तो ये रहा इस तरीके का, ये ऊपर की इमेज है, कुछ इस तरीके से देखने में हमें नजर आती है, ठीक है। तो वो वाला टॉपिक तो हमारा डेजर्ट वाला तो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ वाला टॉपिक आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। अब हम अगला टॉपिक है जो हमारा है द कोस्टल प्लेन्स, इसके बारे में अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें द कोस्टल प्लेन्स की, तो जहां पे ये 5th नंबर है, ये जो जितना भी ब्लैक पार्ट है, तो यहाँ पर हमें अपना कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है। इतनी चीज आ गई होगी आप लोगों को समझ में, ये देख लिए मैप में कहाँ कोस्टल प्लेन लाई करता है। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेच की, मतलब कितना फैला है, तो ये अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक फैला है। तो अरेबियन सी किधर है? इधर है। बे ऑफ बंगाल किधर है? इधर है। तो पूरा ही स्ट्रेच ही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्ट्रेच ही तो है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि सैंडविच है किसके बीच में? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। अब इसके लिए समझाता हूँ, वेस्टर्न घाट हमारा कहाँ पर है? ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। अरेबियन सी कहाँ है हमारा? हमारा अरेबियन सी यहाँ पाया जाता है। तो उसके बीच में कौन सैंडविच है हमारा?
ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर है, ये रहा। तो देखो सैंडविच क्या होता है, बीच में ही तो होता है। ये रहा अपना घाट, प्लेटू जिसे कहा जा रहा है। अरेबियन सी ये रहा, इसके बीच में बिछा रहा कौन है अपना, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें तो इसे हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कितने सेक्शन में, 3 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है जिसे हम कोंकण प्लेन कहा जाता है, वो मुंबई से लेकर गोवा तक के बीच में है। ठीक है, दमन में या मुंबई के आसपास मिलेगा आपको ये कोंकण प्लेन, कोंकण प्लेन कहा जा रहा है। तो ये रहा, ठीक है, ये होगा नॉर्थ के साइड में। ठीक है, क्योंकि और उसके बाद आता है कन्नड़ प्लेन। तो कन्नड़ प्लेन गोवा से लेकर मैंगलोर तक के बीच में स्ट्रेच है। ये मिडल में है, मिडल में आ रहा है, तो इसे मिडल आप कह सकते हो, मिडल का पार्ट है। और अगला आता है मालाबार प्लेन, जो कि मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक स्ट्रेच है, जो कि थर्ड पार्ट। तो तीनों सेक्शन हमने पढ़ लिया, कोंकण है, कन्नड़ है, मालाबार प्लेन। ठीक है, ये गुजरात प्लेन नहीं समझना तो, ठीक है, गुजरात प्लेन देखना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेच है। बुक में आपके कोंकण, कन्नड़ और मालाबार प्लेन का ही जिक्र किया गया है। आया नहीं इतनी बात समझ, ठीक है। अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्ट लाइन की, तो ईस्टर्न कोस्ट लाइन हमारी कहाँ पर है, ये है ईस्टर्न कोस्ट लाइन। तो यहाँ पे भी हमें 2 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं, जैसे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, वैसे ही ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है द नॉर्दर्न सरकार, इसे इंग्लिश में सिरकर या आप जो भी कह लो, लेकिन हिंदी में इसे सरकार लिखा गया है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेच हमें देखने को मिलता है। और दूसरा हमें कहाँ देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं कोरामंडल कोस्ट कहा जाता है, जो कि यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेच है। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट भी हमने देख लिया, वेस्टर्न पार्ट को भी हमने समझ लिया कि इनका स्ट्रेचिंग पॉइंट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कितने से लेकर कितने तक स्ट्रेच है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लार्ज रिवर्स भी देखने को मिलेंगी, कहाँ पर, वेस्ट की साइड में। अगर हम बात करें ये, क्योंकि अपना इलाका वेस्ट ही तो पड़ता है, तो यहाँ पर हमें, नहीं सॉरी, ईस्ट की साइड, माफ करिएगा, ईस्ट, ये हमारा इलाका ईस्ट पड़ता है। तो ईस्ट की साइड हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें लार्ज रिवर्स देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी लार्ज रिवर्स है, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, ये लार्ज रिवर्स हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के साइड देखने को मिलेंगी। और ये लोग यहाँ पर क्या बनाती हैं, डेल्टा, ये रिवर्स यहाँ पे क्या बनाते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा तो वैसे पहले भी मैंने बता रखा है, लेकिन देख लो एक बार और, डेल्टा की इमेज कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, यानी जब ये जो रिवर्स आती हैं, जब ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, तो कुछ इस तरीके का इमेज शो करती है। तो इसे आप बे ऑफ बंगाल समझ लो, इसे बे ऑफ बंगाल समझ लो। जब रिवर आके, महानदी, गोदावरी, जो भी रिवर आके यहाँ पे मिल रही है, तो कुछ इस तरीके का डेल्टा शो कर रही है। यहीं पर ही ईस्टर्न की साइड ही आपको एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिलेगा। उस इंपॉर्टेंट लेक का नाम है चिल्का लेक। ठीक है, क्या नाम है उसका, चिल्का लेक। ये ओडिशा लिखा है, वैसे ओडिशा का पुराना नाम ओडिशा है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो चिल्का लेक है ना, वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर है इंडिया की। ये बात ध्यान रखना कि इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो आप बोलोगे कौन सी है, चिल्का लेक। कहाँ पे पाया जाता है, उड़ीसा में। कौन सी रिवर के पास, तो महानदी डेल्टा के पास। तो कहाँ मिलेगा, तो महानदी रिवर ये रही। तो जहां ये डेल्टा बनाते हैं, तो यहाँ पे चिल्का लेक देखो लिखा भी है, अगर ये देखोगे ना यहाँ पे चिल्का लेक लिखा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसी के साथ अपना ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है और नया टॉपिक शुरू होता है। नया टॉपिक का नाम है द आइलैंड्स। तो आइलैंड तो आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो आइलैंड, अगर भारत के आइलैंड की बात करें, तो एक तो आइलैंड हमें इस साइड देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप जिसे कहा जाता है। और दूसरा जो आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, इस साइड, बे ऑफ बंगाल के साइड, अंडमान और निकोबार आइलैंड। क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे क्या है, एरिबियन सी। वेरी गुड। तो ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये सभी जो आप देख रहे होगे, अलग अलग छोटे छोटे डिफरेंट यहाँ पे आइलैंड्स, इन सभी ग्रुप को क्या कहा जा रहा है, लक्षद्वीप। और यहाँ पे भी अलग छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो ये सभी पूरे जो ग्रुप हैं, इनको ही पूरे ग्रुप के नाम रख दिया गया है, अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मैं बताऊं आइलैंड के बारे में बात करूं मैं आप लोगों को, तो आइलैंड वो होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। तो देख लो, इसके ये भी पूरी तरह पानी से घिरा है, ये भी पूरी तरह पानी से घिरा है। जो छोटी सी आइलैंड की डेफिनेशन होगी। तो 2 ग्रुप आइलैंड हमने देख लिया, लक्षद्वीप देख लिया, अंडमान और निकोबार आइलैंड समझ लिया हमने अच्छे से। अब हम एक एक के बारे में उसके और डिटेल्स समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द लक्षद्वीप आइलैंड, इसके बारे में हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये मालाबार जो कोस्ट है,
जो कि नियर बाय केरला है, उसके क्लोज हमें लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो मालाबार कोस्ट का देखो कहाँ है, ये रहा मैप में, केरल भी यही है, ठीक है, तो मालाबार कोस्ट भी यही है हमें, तो इसी के नजदीक क्या बताया जा रहा है, लक्षद्वीप, देखो नियर बाई है कि नहीं, तो यही समझा रहा है। साथ ही साथ क्या बता रहा है कि दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, कि ये जो आइलैंड्स आपको देखने को मिलता है लक्षद्वीप वाला आइलैंड, ये कोरल से बना है। किससे बना है, कोरल आइलैंड है, ये कोरल से बना। अभी स्मॉल कोरल क्या होता है या कोरल क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कोरल जो है, अगर हम बात करें कोरल्स की, तो पहले इमेज शो करता हूँ कि कोरल्स दिखने में कैसे होते हैं। तो ये रहे कोरल्स, कोरल्स का घर है ये, ठीक है। कोरल दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन कोरल्स मान लो इनका जो घर है, इन्हीं के अंदर ये रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे। हम इनको अपनी ऐसे देख नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, तब हम जाके यहाँ पे जो जीवाणु है, जो भी जानवर है, उसको हम देख पाएंगे। तो ये उनका पूरा घर है। ऐसा आपने देखा भी होगा, कभी आपने स्कूबा डाइविंग वगैरह देखी होगी, वीडियो देखी होगी, आपने खुद भी कभी स्कूबा डाइविंग किया होगा, तो आपने ऐसी इमेज जरूर देखी होगी, जो समुद्र के नीचे कुछ इस तरीके का एक अलग ही घास फूस, हमें तो घास ही फूस नजर आता है, तो कुछ इस तरीके से हमें नजर आता है, इसे ही कोरल कहा जा रहा है, ठीक है। अगर हम कोरल पॉलिप्स की बात करें, जो कि कोरल ही है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये, ठीक है। और ये हम ऐसे देख नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। ये कॉलोनीज में रहते हैं, तो हमने देखा ये इनकी पूरी कॉलोनी है, ठीक है, अकेले नहीं है, पूरी कॉलोनी झुंड बना कर रहते हैं। और ये अगर हम बात करें तो ये मड फ्री, शैलो और वार्म वाटर में हमें देखने को मिलेंगे। जहां कहीं वार्म वाटर, मड फ्री यानी गंदगी ना हो, पानी एकदम साफ हो, तभी तो एकदम ब्लू जैसा नजर आता है। शैलो मतलब छिलछिला पानी हो, ज्यादा गहरा पानी ना हो, ठीक है, वहां हमें ये देखने को मिलेंगे, ठीक है, वहां हमें कोरल्स देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो यानी यही कंडीशंस होती है जिसकी वजह से कोरल फॉर्म होते हैं, बनते हैं। अगर हम बात करें कोरल की, तो दे सीक्रिएट कैल्शियम कार्बोनेट, यानी अपने से ये क्या निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये छोड़ते हैं, लीव करते हैं। यानी ये जो आप पूरा इनका पूरा घर बार देख रहे हो, यहां से क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये लोग लीव करते हैं। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म अ कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। अब ये क्या करते हैं, रीफ्स बनाते हैं। रीफ्स कैसे बनाते हैं, ये अपने कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ रहे हैं, साथ ही साथ उनका मर जाते हैं, तो उनका स्केलेटन तो वहीं रहता है ना। तो स्केलेटन और अपने ये जो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते रहते हैं, तो इन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से, इनके स्केलेटन की मदद से क्या बनता है, रीफ बनता है। क्या बनता है, रीफ। कहने का मतलब कि धीरे धीरे इनका स्केलेटन और कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे करके एक परत बनाने लगते हैं, एक लेयर्स पे लेयर टू लेयर बनाते रहते हैं, और धीरे धीरे करके एक आइलैंड के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, जो कि हमें कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। इस तरीके से ये आप जो ये देख रहे हो, ये क्या है, ये रीफ है, ठीक है, इसे रीफ कहा जाता है। अब ये जो रीफ होता है ना, इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कहा जाता है बैरियर रीफ, फिर आता है फ्रिंजिंग रीफ, और थर्ड क्या बताया जा रहा है, अटॉल्स। ये तीन पार्ट्स में से रीफ को डिवाइड किया गया है। वो रीफ अब हम एक एक करके समझते हैं। तो थ्री काइंड्स ऑफ रीफ हैं, किनकी मदद से बनता है, हमने पढ़ लिया, कैल्शियम कार्बोनेट और उनके स्केलेटन। किसके स्केलेटन, ये कोरल के स्केलेटन की वजह से। तो कुछ इस तरीके से बैरियर रीफ देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स तो लग ही जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, फ्रिंजिंग रीफ, तो फिर कुछ इस तरीके का शेप होता है। एटॉल्स कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो ये इमेज के द्वारा समझाया गया कि एटॉल्स के कुछ इस तरीके से रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ इस तरीके से नजर आएगा, बैरियर रीफ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें तो आपने समझ ली होगी कि कोरल आइलैंड इसे क्यों कहा जाता है, और कोरल आइलैंड क्या होते हैं, इसके रीफ्स जो होते हैं वो कितने पार्ट्स में होते हैं, वगैरह वगैरह। अब और लक्षद्वीप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लक्षद्वीप का अगर पुराना नाम देखें तो इसे लैकद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप के नाम से जाना जाता था। बट 1973, कब, मन में बोलो, 1973 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, लक्षद्वीप रख दिया गया।
अगर एरिया की बात करें तो ये 32 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया हमें देखने को मिलता है। कवरती, कावारती, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, यहाँ पे जो आइलैंड हमें देखने को मिलेगा लक्षद्वीप के अंदर, जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, हमने देखा ना भी कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं, इन पूरे ग्रुप को ही लक्षद्वीप कहा है। तो इसी ग्रुप आइलैंड का एक पार्ट है जिसका नाम है कवराती आइलैंड, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। यानी कहने का मतलब सारी जो चीजें होती हैं लक्षद्वीप के बारे में वो इसी आइलैंड यानी कवराती आइलैंड से मैनेज की जाती है। जैसे भारत देश के अंदर दिल्ली से पूरे देश को संभाला जाता है, उसी तरीके से लक्षद्वीप को संभालने की जिम्मेदारी कवराती आइलैंड को दे रखी है। यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यहीं से पूरी चीजें मैनेज होती है लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बता रहा है कि दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पे आपको फ्लोरा और फौना की बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, पौधों की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब देखो अक्सर बच्चे फ्लोरा फौना में कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लावर आ रहा है, समझो, तो फ्लावर समझ आना पौधों से रिलेटेड। जब ये पौधों से रिलेटेड है तो दूसरा क्या होगा, एनिमल से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। फौना मतलब एनिमल, फ्लावर, फ्लोरा, इसमें फ्लो आ रहा है तो आप समझ आना फ्लावर, तो यानी पौधों से रिलेटेड। तो ऐसा आप छोटी सी ट्रिक है, मुझे आई दिमाग में आ गया सडनली, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या बताता है कि यहाँ पे हमें पित्ती आइलैंड भी हमें देखने को मिलेगा। पित्ती कह लो, पिट्टी कह लो, जो भी आप प्रोनाउंस करो उसे, ऐसा आइलैंड भी हमें देखने को मिलेगा। ये एक अनहैबिटेड आइलैंड है। अनहैबिटेड आइलैंड ऐसे आइलैंड होते हैं जहां पे कोई भी मनुष्य नहीं रहता, इंसान नहीं रहते। यहाँ पे आपको एक बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। अब बर्ड सेंचुरी क्या होती है कि जैसे जानवर होते हैं उनको ग्रो करने के लिए नेचुरल कंडीशंस चाहिए होती है, तो उस वो कंडीशंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। साइंटिस्ट वगैरह नजर रखते हैं, कोई जानवर बीमार वगैरह हो जाता है तो देख रेख वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलेंगी पित्ती आइलैंड के अंदर। हालांकि यहाँ पे बर्ड भले ही नाम है लेकिन बर्ड ही नहीं पाई जाती, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जीव जो जंतु होते हैं वो भी आपको बर्ड सेंचुरी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कभी बर्ड सेंचुरी विजिट किए होगे तो आपको ये पता होगा। अब दूसरे आइलैंड की तरफ मूव करते हैं। जो दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसका नाम है द अंडमान और द निकोबार आइलैंड। तो जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल के अंदर, हमने डिस्कस कर लिया। बे ऑफ बंगाल में हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा। जो नॉर्थ का हिस्सा है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, आपने मैप में पढ़ा होगा, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। तो ईस्ट वेस्ट छोड़ो, अभी नॉर्थ और साउथ पे फोकस करो, क्योंकि ऊपर का हिस्सा नॉर्थ में पड़ रहा है। तो नॉर्थ में क्या देखने को मिल रहा है, अंडमान आइलैंड। साउथ में क्या पड़ रहा है, निकोबार। तो इसे हम नॉर्थ और इसे हम साउथ के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी नॉर्थ पे कौन सा आइलैंड मिलेगा, अंडमान, ठीक है। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में हमें कौन सा आइलैंड देखने को मिलेगा, निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा। तो अब इसमें क्या बताया जाता है कि बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, कि बहुत ही ज्यादा साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। ये आइलैंड होते हैं, इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, काफी लंबे चौड़े आइलैंड ये देखने को मिलेगा, और काफी फैला हुआ है। तो आप देख भी सकते हो कि काफी यहाँ से लेके कितना ज्यादा स्ट्रेच है। साथ ही भारत को ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। यानी दुश्मनों को दांत खट्टे करने के लिए, दुश्मनों को बैंड बजाने के लिए भारत देश को सबसे अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये प्रोवाइड करवाता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये हमारी जो नेवी है उसको भी एक पावर देती है। क्या कैसे, और इसके बारे में आपके बुक में भी नहीं है, और आप लोग के लिए अभी जानना भी जरूरी नहीं है। अभी मेन चीजों पे फोकस करो जो समझाया जा रहा है, बस स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना समझ लो कि बैंड बजाने के लिए काफी है। यहाँ पे हमें फ्लोरा फौना, वही फ्लोरा भी समझाया, फ्लोरा मतलब क्या, फ्लावर, मन में बोलो गुड। अगला है फौना, फौना हमें देखने को मिलता है FA है, ठीक है, FAWN है। तो फौना मतलब क्या है, यहाँ पे एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एनिमल्स की और अलग अलग पौधों वगैरह की। इस आइलैंड की बात करें तो इक्वेटर के आइलैंड क्लोज है। तो इक्वेटर कहाँ है अपना, ये रहा इक्वेटर, ठीक है। अपना भारत ये रहा, इक्वेटर ये रहा, आइलैंड यहाँ पर है, यहीं पर आइलैंड है ना। तो ये नियर बाई है, तो ये कहा जा रहा है। ये तो हमने मैप में भी समझ लिया। इसीलिए वजह से क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है इक्वेटेरियल क्लाइमेट। अब ये इक्वेटेरियल क्लाइमेट क्या होता है इसके बारे में आपको ज्यादा मैं डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा,
लेकिन क्योंकि वर्ड आ चुका है तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट उस क्लाइमेट को कहा जाता है, या ये क्लाइमेट ऐसे क्लाइमेट को रेफर करता है जहां पर आपको हॉट भी देखने को मिलेगा, गर्मी भी देखने को मिलेगी, और यहाँ आपको बारिश भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे गर्मी भी हो रही है, बारिश भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वो ह्यूमिडिटी यहाँ पे आपको देखने को उमस जैसे आपको देखने को मिलेगी, बारिश और धूप का मिक्सचर, ठीक है। और क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है तो यहाँ के फॉरेस्ट ना आपको थिक देखने को मिलेंगे, यानी जंगल हरे भरे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर? बारिश को, जंगलों को क्या चाहिए? खूब ढेर सारी बारिश, तो ढेर सारी बारिश यहाँ हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ हमें जंगल देखने को मिलते हैं। अगला है डू यू नो में क्या बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर केवल अगर आपको एक्टिव वॉल्केनो देखना है, वॉल्केनो, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बैरन आइलैंड में देखने को मिलेगा। और ये बैरन आइलैंड कहाँ पे? अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड है, वहीं पर आप बैरन आइलैंड अगर इंटरनेट पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा, जैसे ये तो ग्रुप है ना, तो इन ये तो आप देख सकते हो इनके नाम भी रखे गए हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे आइलैंड है ना, इनके नाम भी रखे गए हैं। ये तो वैसे आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, अभी इनके नाम क्या है वगैरह वगैरह, अभी ये सारी चीजें नहीं समझ, जितना दिया गया है उतना समझना है, बस अच्छे से समझना है, ज्यादा ज्यादा चीजें नहीं समझनी। जितना दिया है उतना समझना है और अच्छे से समझना है। इसी के साथ ये चैप्टर तो आपका होता है कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा, जैसे एमसीक्यू वगैरह आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इससे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह क्या है, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, या तभी तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर आसानी से ढूंढ कर मिल जाएगी आपको, वरना आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो सबसे बढ़िया सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो। और भी दूसरे चैप्टर्स की वीडियो बनी है, उन चैप्टर्स को पढ़ो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।